जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ लैब की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी मरीज़ की सक्सेस में। 2 बेसिकली पिलर होते हैं आईवीएफ की कामयाबी के। एक प्लानर कंसल्टेंट जो पीछे बैठ के आपके आईवीएफ को प्लान कर रहा है, आपकी रिपोर्टों को देख रहा है, आपकी डोजेज़ डिसाइड कर रहा है और आपको प्रोसेस में लेके चल रहा है। लेकिन जब एग्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, स्पर्म्स आप दे देते हैं, उसके बाद सारा काम आईवीएफ लैब का होता है। आईवीएफ लैब अगर इफ नॉट मोर देन 50% बट इट मे नॉट बी लेस देन 50%, कम से कम 50% तो आईवीएफ लैब का भी रोल होता है। कैसे रोल होता है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी सेंटर आईवीएफ सेंटर में विजिट करें, सबसे पहले तो देखें कि उनकी आईवीएफ लैब वेदर क्राइटेरियाज को मैच करती है या नहीं करती है। वो खुद अपनी आईवीएफ लैब को ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको लेके कितने सेंसिटिव हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, उस सेंटर के अंदर जब आपका आईवीएफ स्टार्ट हो रहा है तो मेडिसिन कौन सी यूज़ हो रही हैं, जो डिस्पोजेबल और मीडिया अंदर यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ है, आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो डोजेस मैंने मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं आईवीएफ कराया, इंजेक्शन कौन लगाया हुआ है जी, बस ये इंजेक्शन लगाया, वो तो हम अपने आईयूआई के पेशेंट्स को भी नहीं देते हैं। तो आपके जो कितने अंडे बनेंगे, कैसे अंडे बनेंगे, ये इस बात का इन्हिसार टीकों पे भी होता है कि कौन से इंजेक्शंस आपको लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात डोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन, मल्टीनेशनल मेडिसिन यूज़ करें। हम लोकल मेडिसिन को बहुत प्रमोट करते अगर वो उस क्वालिटी की होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आज तक कोई लोकल मेडिसिन इतनी क्वालिटी की नहीं मिली है। सो वी आर गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम द मेडिसिन्स विच आर नॉट द लोकल वन, जो कि इम्पोर्टेड हैं, तो हम तो रिस्क नहीं लेते हैं कोई लोकल मेडिसिन इवन ट्राई करने के लिए भी। इवन हमारे ज़कात के पेशेंट जो होते हैं उनको भी हम वो मेडिसिन वही देते हैं। अच्छा, अब जब इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी लैब का एनवायरनमेंट। आपकी लैब का जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी कॉपी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द ट्यूब। आपकी जो ट्यूब है, फीमेल ट्यूब जिसके अंदर बच्चा, अंडा और स्पर्म मिलते हैं और उसके बाद 5 दिन ग्रो करते हैं, इसलिए तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था ना, कि आर्टिफिशियली आपने एक ट्यूब बना दी है। तो अगर उस एनवायरनमेंट का पार्टिकल काउंट, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ की पीएच मीडिया की, आपकी इंक्यूबेटर्स के अंदर जो गैसेस का कॉम्बिनेशन आ रहा होता है, ट्राई गैस है तो CO2, नाइट्रस और उसके बाद ऑक्सीजन की क्या रेशो है, उसके अंदर क्या जो है वो एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो लिहाजा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, आप जिस एनवायरनमेंट में स्पर्म और अंडे को इकट्ठा करने इकट्ठी करने के बाद रख रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस, जो मुझे लगती होती है इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू सेलेक्ट द स्पर्म। अगर आप इनएक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी कर रहा है तो वो कोई भी नॉर्मल स्पर्म सेलेक्ट करके एक अंडे के अंदर डाल देगा तो दैट्स गॉन। लिहाजा एक ऐसा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो ज़्यादा अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, यानी उसको स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की पहचान हो, वो एक अच्छे हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट करे और उसके बाद उसको अंडे के अंदर इंजेक्ट करे, तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो इंक्यूबेटर्स हैं वो बार बार ना खुल रहे हों, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, पूरी टीम को इस बात का अंदाज़ा हो, इसलिए हमने जो प्लानर के इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं जिनमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। आपका एक केस एक कंपार्टमेंट में है तो उसके बाद वो दोबारा कंपार्टमेंट नहीं खुलेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि किसी भी आईवीएफ लैब जो काम कर रही है उसमें मिनिमम 2 इंक्यूबेटर्स हों, एक मीडिया के इक्विलिब्रेशन के लिए और एक एम्ब्रियोज के लिए, क्योंकि जो मीडिया होते हैं उसको में भी हम इक्विलिब्रेट करते हैं, खास टेम्परेचर, एक पीएच के ऊपर लेके आते हैं। तो वो दोनों काम एक ही इंक्यूबेटर के अंदर ना हो रहे हों और बैचेस ना रन किए जाएं जिसमें एक ही दिन में 20 पीस पिकअप हो रहे हों, ऐसा ना किया जाए। वो बिल्कुल जो है वो इन्वायरमेंट फसी हो जाता है, उसके अंदर पैरामीटर्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा हम भी बैच करते थे, अब हमने करना छोड़ दिया है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत हैफेज़र्ड हो जाती हैं। तो अब हम हमारा पेशेंट चूँकि हम ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, इवन मैं तो संडेज़ को भी आ रही होती हूँ, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वेटेज दे दें। बल्कि एक मेरा पिछले दिनों पेशेंट था, उसने एग का ट्रिगर का इंजेक्शन गलत लगा लिया, तो फिर हमें दोपहर 2 बजे के बजाय रात 2 बजे पिकअप करना पड़ा। लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी दी कि किसी भी चीज़ को हम इम्बैलेंस ना करें।
اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے فریزنگ. فریزنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایسا ایمبریولوجسٹ جس کو فریزنگ نہیں آتی، وہ پراپرلی ایمبریوز کو فریز نہیں کرتا، وہ ایمبریوز ویسٹ ہو جاتے ہیں. فریزنگ بہت امپورٹنٹ ہے. فریزنگ کے بعد تھوائنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ دا ٹیکنیک از یوزنگ. ایک سلائے ہوئے ایمبریو کو اٹھانا اور اٹھا کے دوبارہ لائف کی طرف واپس آنا، یہ بڑا ٹیکنیکل اسٹیپ ہے. دا پرسن شوڈ بی ویری ایکسپرٹ ان اٹ، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کتنے ڈے کا ایمبریو کس اسٹیج کے اوپر فریز کیا تھا. اب میں نے یہ ٹرانسفر سے 12 گھنٹے پہلے تھو کرنا ہے، 6 گھنٹے پہلے تھو کرنا ہے، 24 آور پہلے تھو کرنا ہے. تو پراپرلی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی دا ون پرسن ہو از ڈوئنگ ایمبریو ٹرانسفر، ہی مسٹ بی ویری سینسٹیولی ٹرانسفر دا ایمبریو. بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے دوران. اور پھر ایٹ دا اینڈ پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کمنگ ڈیز کے اندر ذرا پراپر کوئی ہیوی ایکٹیویٹی نہ کریں. باقی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جو پریکٹیکلی جہاں پہ جن ایریاز کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے. جب ان ساری چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں تو دین وی آر ایبل ٹو گیٹ 40-50% رزلٹ which are being declared by the European Association of Reproductive Medicines. اگر ان میں سے کسی جگہ پہ بھی کوئی خرابی ہوگی تو ہمیں IVF کا رزلٹ نہیں ملے گا. ہم کرینکی ہو جائیں گے، ہم نروس ہو جائیں گے کہ کیوں نہیں رزلٹس آ رہے. تو جو اچھے سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز نہ ہی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ اتنی ہوپ لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور پیشنٹ کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ ڈاکٹر اب جو کام کر رہے ہیں یہ نیچرلی نہیں ہوا، اب ہم اس کو ایک آرٹیفیشل وے میں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے بھی پوری ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. میرا بڑا دل کرتا ہے میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں آلموسٹ سارے ہی پریگننٹ ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا بیکاز ابھی وی آر ایوالونگ ان دا پروسیس آف ایولیوشن. ایک ٹائم مجھے لگتا ہے ایسا آئے گا جب وی ول گیٹ مور ریزلٹس، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کی سلیکشن ایسی ہو جائے، یعنی بہت لیٹ نہ کریں لوگ، اچھے EMH والے لوگ ہمارے پاس آئیں، اچھے بینکس بنیں، اور پھر وی ول گارنٹی یو آف دا سکسیس. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.